हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। लीनियर इनइक्वेशंस आपका पूरा कंप्लीटली ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात होगी, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ा, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नॉलेज के लिए ज़रूर जानना चाहिए, है ना। देखो, एक्चुअली क्या था कि जब निगेटिव नंबर का यूज़ नहीं हुआ था, जब एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, तो x + 1 = 0, तो x बराबर -1 तो होगा ही। तो इसको गलत कर दिया जाता था कि नो सॉल्यूशन, बिकॉज नेगेटिव नंबर हम लोग जानते ही नहीं थे, ठीक है। उसी तरह से x² + 4 = 0। अब इसको सोल्व करने के लिए अगर है, ठीक है, तो x² = -4, ठीक है। तो -4 का इधर स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा? -4 का स्क्वायर रूट होगा, प्लस माइनस। तो निगेटिव का स्क्वायर रूट हम लोग रियल नंबर में नहीं जानते थे, रियल नंबर में नहीं होता है, तो इसलिए इसका भी हम लोग x² + 4 = 0 बोल देते थे, नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अब एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है यूलर, ठीक है, जिनका नाम क्या है? यूलर। तो इन्होंने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया, आई, जो कहाँ से आया? आयोटा से। आयोटा जो वर्ड है, ठीक है, आयोटा वर्ड से आई लिया गया। यूलर साहब ने क्या बताया कि आई का वैल्यू आप -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट इज I² = -1। इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। इसको बाद में हम लोग इमेजिनरी क्वांटिटी भी समझ सकते हैं। आई को इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये इंट्रोड्यूस होने से आपका निगेटिव स्क्वायर रूट भी डिफाइंड हो गया, और इससे क्या हो गया कि x² + 4 = 0 का भी सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो x² + 4 = 0, तो इतना, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? x प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ -4 और -1 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? I², ठीक है। तो I², तो ये क्या आपका आ गया? 2i ± 2i। क्लियर? तो इससे क्या हुआ कि जो इमेजिनरी क्वांटिटी भी है, जिसका स्क्वायर रूट, नेगेटिव स्क्वायर रूट भी जिसका हो रहा है, उसका भी, उस टाइप के भी इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन ज्ञात कर पा रहे हैं। तो यूलर साहब का यही मकसद था कि जितना भी अलजेब्रिक इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, वेदर इट इज़ रियल या इमेजिनरी। जैसे आई क्या है? आई एकदम साफ, आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी, और ये आयोटा वर्ड से यूलर साहब ने लिया है, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर का शुरुआत यहीं पे हुआ। तो ये इंट्रोडक्शन इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं। तो आई का वैल्यू जो लेना है वो क्या लेना है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये साइंटिस्ट का दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको एजम्पशन है, ये ज्यूम करके चलना है, और यूलर्स का ये दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई इफ एंड वर्ड्स का क्वेश्चन ही मार्क नहीं है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी रियल नंबर जो a + ib या x + iy के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आई तो समझ में आ रहा है कि यही वाला आई है, ये आपको हम बोल के समझा दिए। हर चीज़ लिखवाना जरूरी नहीं होता है, आपको हम बोल के समझा दिए कि x² + 4 = 0, तो इसका सॉल्यूशन रियल नंबर के टर्म में तो कोई सॉल्यूशन नहीं ना होगा, क्योंकि निगेटिव स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं है रियल नंबर के टर्म में। बट यूलर साहब ने आई इंट्रोड्यूस किया और बोला कि आई का वैल्यू -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ले लो, दैट इज I² = -1। ये करने से आपका
सबका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, वेदर इट इज रियल या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये वर्ड यूज किया है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में यही इसी सब, अब इसका क्या क्या और i का पावर 4 का क्या वैल्यू होगा, i का पावर 16, i का पावर 5, इस तरह से क्या क्या वैल्यू होगा। तो इस चैप्टर में, इस आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को भी पढ़ेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं कि क्या है। ये तो इंट्रोडक्शन आप समझ में आ गया। एनी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iy is called complex number, where ये जानना चाहिए x एंड यहाँ x और y जो है आर रियल नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया कि जो इस टाइप के फॉर्म में हो, x प्लस आई वाई दिख रहा हो, तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 + 3i, ठीक है। सेकेंड 5i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो इसको 5i को लिख सकते हो 0 + 5i लिख सकते हैं ना। तो आपका ये फॉर्म है, x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू 5 हो गया। इस तरह से 5 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कैसे? तो 0 0 लिख सकते हैं 0, या 0 क्यों लिखेंगे, 5 लिखिए, प्लस i तो है नहीं, तो इसलिए i × 0, तो i × 0 करेंगे तो 0, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एनी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट मतलब एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, है ना। तो इस तरह से जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हुआ ये रियल नंबर है, तो इस तरह से, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है, आई है इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, ये समझने के लिए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है नहीं। 2 और 3 रियल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको देख के कि एवरी, नोट में आप लिख सकते हैं पहला। और देखो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म इतना इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, और इट इज जनरली डिनोटेड बाय, लिख सकते हैं इट इज जनरली डिनोटेड बाय, इट इज जनरली डिनोटेड बाय z। क्लियर? या c, या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग C से भी, कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं, Z से या कैपिटल C से। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल में लिख लेंगे, एवरी रियल नंबर इज अ complex number, but every complex number is not necessarily a real। क्लियर? मतलब जितना रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, बट सब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट में ज़रूर लिखिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि x और y को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो ये पहला पार्ट्स जो आपको हम समझाए वो इंट्रोडक्शन कि i कैसे आया, क्यों कि i का यूज़ किया गया। i का यूज़ किया गया कि आप कोई भी जो समीकरण है उसका सॉल्यूशन, वेदर इट इज़ रियल सॉल्यूशन या इमेजिनरी सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो PMC 1 में। PMC 2 में हम लोग अब ये लिखेंगे, PMC 2 में
रियल पार्ट ऑफ a complex number, real part of a complex number. Real part of complex number z is equal to x plus iy is x जो होगा इसमें वो क्या है, उसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं। इस कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, पार्ट बोल रहे हैं, रियल नंबर नहीं। x और y दोनों रियल नंबर है, लेकिन रियल पार्ट कौन सा है, x, ठीक है। इट इज जनरली डिनोटेड बाई द सिंबल जो होगा वो जिस कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिख रहे हैं उसका रियल पार्ट अगर लिखना है तो REZ लिखिए या RZ भी लिख सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर Z, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर Z, रियल RE लिखो चाहे कैपिटल R से ये लिख दो, तो ये क्या डिनोट करेगा, रियल पार्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहते हैं कि इफ z इज इक्वल टू 2 + 3i, ठीक है, तो रियल z कौन सा हो गया, रियल z मतलब रियल पार्ट 2, क्लियर। दूसरा इफ z इज इक्वल टू 3i, तो रियल पार्ट क्या है इसका जी, तो रियल z बराबर क्या होगा इसका, तो इसमें देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, z इज इक्वल टू 3i, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, z इज इक्वल टू 0 + 3i, ठीक है। तो इमेजिनरी वाला जो लगा हुआ है उसको छोड़कर जो है वही रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ये वाला हो गया, क्लियर। तो इसलिए रियल z जो हो गया उसका वैल्यू क्या होगा, 0, जब z 3i है तो, क्लियर, समझ में आ रहा है। थर्ड एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, इफ z इज इक्वल टू 0, तो रियल z क्या होगा इसका, बता बाबू, सॉल्यूशन। रियल z निकालने के लिए पहले z को कम्प्लेक्स नंबर के जैसा लिखिए। कम्प्लेक्स नंबर कब बोलेंगे, जब आपका कोई भी नंबर इस फॉर्म में दिखने लगे, x + iy, ठीक है, या a + ib भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टीचर डिफरेंट बुक में अलग अलग ये लिया गया है नंबर, x y के जगह a b भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चीज़ों को खाली समझना है। तो आपको कम्प्लेक्स नंबर दिखे कि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको उस फॉर्मेट में लिखिए, वो फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर का। तो 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 + i × 0, क्योंकि 0 नंबर से किसी को गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका रियल z क्या हो गया, 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब समझ में अभी आ रहा है इतना तक। अब हम लोग रियल पार्ट पढ़ लिए, अब इमेजिनरी पार्ट पढ़ेंगे। तो बाई को हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है रियल नंबर बाई, लेकिन इमेजिनरी पार्ट है, मतलब आई का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, ठीक है। उसको डिनोट करने के लिए कैपिटल I Z से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, पहले आप इतना कॉपी कीजिए, ठीक है। PMC 3 इमेजिनरी पार्ट, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर y of complex number
z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज called imaginary part of complex number z। क्लियर? तो z में जो ये हो गया, z में जो कम्प्लेक्स नंबर, z जो कम्प्लेक्स नंबर ऐसा ले रहे हैं आई वाई लिखिए, वाई आई लिखिए, आई बाद में, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह से ये जो हुआ आपका ई वाला जो पोर्शन हुआ, ये जो हुआ, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ इमेजिनरी पार्ट डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय, अगर z बराबर इतना है तो इमेजिनरी z क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय आई एम जी जेड या आई जेड या आई एम जेड, ऐसे तीनों में से कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं इमेजिनरी z को रिप्रेजेंट करने के लिए, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ठीक है, अगर z1 लिखेंगे तो आप 3 प्लस आई 4i लिख लो। तो इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ इसका इमेजिनरी z जो हो गया आई जेड, इमेजिनरी z जिसको बोलते हैं, तो i का कोफिशिएंट 4। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा, तो z नहीं लिखेंगे क्योंकि z1 में ही 4 है ना, तो इसलिए ये z1 जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा वो। अगर मान लो कि z इज इक्वल टू -3 - 4i, तो इमेजिनरी z कितना हुआ जी इसका इमेजिनरी पार्ट? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट i का कोफिशिएंट -4। एक्सप्लेनेशन देखो, Z2 को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई इस फॉर्मेट में होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? -3 प्लस -4i। तो हियर यहाँ पे क्या हो गया? x बराबर -3 और y बराबर -4। तो बाइये ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। तो इसलिए इमेजिनरी z जो हुआ वो Z2 का कितना हो गया? -4, ये वाला। आ रहा है समझ में? बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से कुछ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और दोनों को समझते हैं, और बहुत सारा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं। तो सीरियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और रियल जेड, और इधर इमेजिनरी जेड, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जेड लिख लेते हैं 1। अगर मान लीजिए कि 3 - 4i, पहले हम प्रॉब्लम बनाते हैं, देते हैं बच्चों को बनाने के लिए कि क्या बताते हैं। और 1/2 4 -5/2 -3i 5 0 6 32i 32i, ठीक है। 7 -5/2i, ये 8i², ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा ये आप लोग बताइए। हाँ, सोचिए और बताइए कि क्या क्या होगा सॉल्यूशन। चलो, इमेजिनरी जेड और रियल जेड के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, है ना।
तो रियल पार्ट ये हो गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो 3 जो हुआ वो रियल जेड हो गया, और इमेजिनरी जेड आई का कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट क्या है, वाई जो बोलते हैं वो इमेजिनरी पार्ट है, तो वाई है क्या, आई का कोएफिशिएंट, ऐसे समझना है, ठीक है। तो आप इसको -4 लिख सकते हो। जब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो रियल जेड क्या हो गया, -3, इमेजिनरी जेड आई का कोएफिशिएंट 4। इसमें देखो हाफ दिए हुए हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखाओ, दिखना चाहिए ऐसा, तभी ना आप रियल जेड और इमेजिनरी जेड समझेंगे। इनिशियल स्टेप में प्रॉब्लम बनाने के लिए, समझने के लिए, तो हाफ को, क्वेश्चन क्या था, हाफ है। अब इसको हाफ को इस फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, हाफ को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 प्लस 0 इंटू आई, लिख सकते हैं ना। तो अब बताइए रियल जेड क्या हो गया, हाफ हो गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी जेड ऐसे करके सिंबल यूज करते हैं तो 0 हो गया। क्लियर। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है ही, ठीक है। तो -5/2 और -3 ये हो गया 0। तो 0 को आप क्या लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में दिखाओ, आई के टर्म में 0 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं। तो ये भी 0 और आई का कोफिशिएंट भी 0 है, तो ये दोनों 0, बिग लड्डू, ठीक है। 32i 32i, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बाबू, 0 प्लस 32i, तो 0 हो गया रियल जेड और 32 क्या हो गया, इमेजिनरी जेड। -5/2i, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, 0 प्लस -5/2i, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 हो गया, और आई का कोफिशिएंट यहाँ भी दिख रहा है ना, -5/2, ये क्लियर। 8i²। अब देखो ये फॉर्मेट तो ऐसा है नहीं, आई चाहिए, i² नहीं चाहिए, IQ नहीं चाहिए, ठीक है। एकदम ऐसा फॉर्म में आपको लाना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए कि हाँ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में लाएंगे, उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर समझा जा सकता है, उसी से हम रियल पार्ट खींच सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो 8i²। तो अभी हमने बोला कि 8i² का मीनिंग क्या हुआ, i² का वैल्यू -1, तो -8 है एक्चुअली। 8i² न लिख के -8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी में इज इक्वल टू -8। 8i² को -8 कैसे लिखे, 8 हो गया, i² का वैल्यू -1, तो -1 से गुना करेंगे तो -8। अब इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाओ, तो -8 प्लस 0 इंटू आई, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, बोलिए, -8 रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। क्लियर। तो हमने डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया कि रियल जेड और इमेजिनरी जेड क्या है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना, मतलब रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का पहचान क्या है, रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि x और y, ये तो रियल पार्ट है, y भी इमेजिनरी पार्ट है, बट x एंड y इज रियल नंबर। इमेजिनरी पार्ट में जो y है वो रियल नंबर है, रियल पार्ट में जो x है वो भी रियल नंबर है। स्टार्टिंग डेफिनेशन में ही हम लिख दिए थे कि वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो सो फार सो गुड, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब प्योरली रियल किसको कहते हैं और प्योरली इमेजिनरी किसको कहते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। इतना कॉपी कीजिए। PMC 4 प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो इसको डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है, जेड लिखा हुआ है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज said to be a purely real if purely real, तो if imaginary z is equal to 0। अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज, कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो वो प्योरली रियल कहा जाएगा जब इमेजिनरी पार्ट आई एम जेड, ये इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है, तो उसका, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल, है ना। प्योर मिल्क विदाउट वाटर, तो पानी नहीं रहेगा, पानी का मात्रा 0, तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर मिल्क, है ना। तो उसी तरह से प्योर रियल, जैसा कि नाम है, तो प्योर रियल कब होगा, कोई काल्पनिक चीज नहीं, कोई इमेजिनरी चीज नहीं, कोई इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं, मतलब उसका वैल्यू 0। तो इमेजिनरी z बराबर 0 अगर होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर z 3 दिए हुए हैं तो ये क्या है, then we can say that z is a purely रियल है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट कहाँ है, गायब है ना जी। z बराबर 3 + i × 0, तो हियर रियल z इज इक्वल टू 3 और इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0। तो जिसका इमेजिनरी z 0 होगा वो क्या होगा, प्योरली रियल कहलाएगा। क्लियर। तो ये इसमें, और एक क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if z is equal to 2 + 3x - 6i is purely real। solution, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ z इज, ये z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल है, तो इसका हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है 2 + 3x - 6 × i, तो प्योरली रियल बोलता है कि ये z जो है, इफ z इज प्योरली रियल, तो z प्योरली रियल कब होगा, हियर z इज प्योरली रियल, तो प्योरली रियल कब होता है, z इज प्योरली रियल, देयरफॉर आपको इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी 0, ठीक है। तो इमेजिनरी इसका पार्ट कौन सा है जी, i का कोफिशिएंट ये 3x - 6, 3x - 6 बराबर 0। क्लियर। ये कहाँ से कंडीशन आया, क्यों कि z प्योरली रियल है, क्वेश्चन में दिए हुए है। तो जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3x - 6, तो 3x - 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया। एक प्रॉब्लम और बनाते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। किसी टाइप का भी प्रॉब्लम आएगा आपको तो आप बना देंगे।
if z is equal to -8 I square plus 6 minus 3/2 y I. Clear? Then find the value of y. If z बराबर इतना, then find the value of y when z is purely रियल नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन z जो दिया हुआ है बाबू अभी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में नहीं है, तो फॉर्म में दिखाने के लिए हमको आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 8, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यूलर साहब ने दिया है, इसको मान के एजम्पशन है, एज्यूम करके चलना है। तो प्लस 6 माइनस 3/2 y I, तो ये और क्या हो गया z इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 3/2 I। ठीक है, z इज प्योरली रियल, देयरफॉर इमेजिनरी z बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 6 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब y यहाँ पे है, y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y/2 बराबर 6। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4। ये 2 कैंसिल होगा ना, ये 2 2 2 4, तो y बराबर 4 आंसर। तो आपको प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि किसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके आगे अब है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे। तो प्योरली इमेजिनरी, तो जिसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए, है ना, तो वही सेम डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी अ प्योरली इमेजिनरी इफ इमेजिनरी क्या होगा तो रियल पार्ट बराबर 0, REZ बराबर 0। क्लियर? तो वो लिखते हैं PMC 5 में। अब बच्चों प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे जिसका वो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए। क्लियर? तो रियल पार्ट 0 कर दीजिए, डेफिनेशन लिखिए, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is said to be a purely imaginary if अब प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट, रियल z इज इक्वल टू 0। जिसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के लिए z इज इक्वल टू 5, ये क्या है प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं ना है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं -6i प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से एक प्रॉब्लम बनाइए थोड़ा सा हार्ड वाला। इफ z इज इक्वल टू x² - 4 प्लस 5i is purely real, then find the
वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? तो सॉल्यूशन, अब z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो दिया हुआ, इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जी? x² - 4 + 5i। क्लियर? तो ये प्योरली रियल है, इज प्योरली रियल इफ, कब होगा बताओ? जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसका रियल पार्ट क्या है? ये वाला है, x² - 4 = 0, तो देयरफॉर x बराबर ±2। ये आंसर आया समझ में, है ना? कुछ हम लोग टेबल बनाते हैं और चीज़ों को और समझते हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप का, ये एग्जाम्पल सीरियल नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ले। अब कौन प्योरली रियल है और कौन प्योरली इमेजिनरी है, ये आपको बताना है, ठीक है। जिसमें जो होगा वो बताइएगा। पहला -5i, दूसरा 2i², तीसरा -6 + 5i², 4 0 5 3/2 + 6i 7 6 में ओनली -30, इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या है नहीं है, इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं, है ना। इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब -5i, ठीक है, तो ये प्योरली रियल है कि प्योरली इमेजिनरी है, या नहीं कह सकते हैं कि प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी, बताइए। तो देखो, इसको ऐसे तो देख के आराम से बता देंगे कि आई लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि प्योरली इमेजिनरी हो गया, क्योंकि रियल पार्ट इसका 0 है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 0 ± -5i, तो रियल पार्ट 0 है, तो इसीलिए रियल पार्ट किसका 0 होता है? प्योरली इमेजिनरी का। तो प्योरली इमेजिनरी है, यस, ठीक है। जिसमें होगा वो लिखेंगे, प्योरली रियल नहीं है। 2i², तो प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, i² है, i नजर आ रहा है? नहीं, i² नहीं होना चाहिए, i रहेगा तभी ना उसको समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2i² को 2i² का वैल्यू -1, तो -2, ठीक है। तो -2 को आप लिख सकते हो -2 + 0 × i, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट गायब है, इमेजिनरी z 0 है ना जी। तो इमेजिनरी z जब 0 रहता है तो उसको हम लोग प्योरली रियल बोलते हैं, तो ये प्योरली रियल है, यस, ठीक है। प्योरली रियल नो, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? -6 + 5i², ये तो दोनों है, रियल भी है इमेजिनरी भी है, नहीं, i² है। तो i² का वैल्यू अगर हम देंगे तो ये हो जाएगा -6, i² का -1, तो -5, दैट इज -11। तो -11 क्या हो गया आपका? इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं ना है अब, तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये प्योरली रियल हो गया, इमेजिनरी नो, प्योरली इमेजिनरी नो, ठीक है। 0, तो 0 का आप ऐसे लिख सकते हो 0 + 0 × i, लिख सकते हैं ना जी।
तो रियल पार्ट भी जीरो है, तो जब रियल पार्ट जीरो होता है तो उसको हम लोग प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। तो यस, इसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, तो जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्योरली, इससे क्या मिल रहा है कि जीरो इज अ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जीरो इज a purely real and purely imaginary complex number. Understood? Yeah. अब आ जाइए इसमें, ये देखो रियल पार्ट तो जीरो नहीं है, रियल पार्ट 3/2 है, तो इसलिए ये प्योरली रियल नहीं है। इमेजिनरी पार्ट 6 है तो प्योरली इमेजिनरी भी नहीं है, तो इसलिए नो। -30, तो -30 को आप ऐसे तो देख के ही आप बोल देंगे कि -30 प्योरली रियल हो गया है ना, तो प्योरली रियल हो गया यस, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो है। नो। तो ये इस डेटा से, ये डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। नोट में बहुत देर से हम सोच रहे थे लिखने के लिए, नोट में ये लिखो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका फॉर्मेट इंग्लिश में लिख देते हैं। कैसा होना चाहिए? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट I. ठीक है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। क्लियर? अब रियल पार्ट भी जो आपका होगा, रियल पार्ट से बना हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको और समझा देते हैं आपको ग्राफ से, ये, और इसको हम लोग यहाँ ऐसे, और इधर आई था, आई से मल्टीप्लाई होगा तब ना इमेजिनरी ये। तो रियल पार्ट जो है वो भी रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट भी होगा, वो भी रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे देख लो ना जी, जैसे मान लो यस है, प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी है तो इमेजिनरी पार्ट तो -5 ना है, तो -5 क्या है? रियल नंबर ना है। इमेजिनरी पार्ट अलग है, इमेजिनरी नंबर अलग है, रियल नंबर अलग है। समझ में आ रहा है ना? तो इमेजिनरी पार्ट तो -5 है, लेकिन -5 इज रियल नंबर। तो इसलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है? रियल पार्ट plus imaginary part into I, where real part and imaginary part both are real numbers। तो ये इंग्लिश में लिख दिए, चाहे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि x + iy लिखे कि a + ib लिखे या bc + id लिखे, है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्वरूप होना चाहिए, जो पैटर्न होना चाहिए, जो फॉर्म होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में? यूलर साहब ने आयोटा से आई का जो वैल्यू दिया, है ना, और क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम लोग किसी भी इक्वेशंस का, पार्टिकुलरली अलजेब्रिक इक्वेशंस का बात करते हैं, तो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त कर सके। ठीक है, सॉल्यूशन प्राप्त कर सके, चाहे वो रूट उसका इमेजिनरी क्यों ना हो, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन देखे, रियल पार्ट देखे, इमेजिनरी पार्ट देखे, प्योरली रियल पार्ट देखे, प्योरली इमेजिनरी पार्ट देखे, तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत जो है बड़े अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी बनाए हैं जिससे आपको कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये सब समझने में। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे ये इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा
के बारे में समझते हैं कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। PMC 6 में इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा दैट इज आई, क्या है आई का इंटीग्रल पावर को समझते हैं। ठीक है, इसमें दो सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। ए में पहले पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा आई, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या है। तो सबसे पहले जो यूलर साहब ने आपको एज्यूम करने के लिए जो दिया है कि लेट, मान लो आई का वैल्यू -√1, ठीक है, विच इज गिवन बाय साइंटिस्ट यूलर, ठीक है। तो ये आपको एज्यूम करना है, दैट इज आई स्क्वायर कर देंगे तो -1 है ना। ये अब रहा बात कि ये तो चलो साइंटिस्ट दे दिया, लेकिन इसका इंटीग्रल पावर IQ को क्या लिख सकते हैं, I3 को क्या, I4 को क्या लिख सकते हैं, I5 को क्या लिख सकते हैं, I⁻⁶ को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो समझते हैं, जैसे I हो गया I स्क्वायर, तो IQ को क्या लिखेंगे, बोलिए। तो IQ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, I स्क्वायर इंटू I लिख सकते हैं। I स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इंटू I माइनस I, ये हो जाएगा आंसर। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, I4 को क्या लिख सकते हो, आइदर IQ इंटू I, तो IQ का वैल्यू -I इंटू I होगा कि नहीं होगा, IQ इंटू I लिख सकते हैं। तो IQ का वैल्यू -I, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -I स्क्वायर विच इज -I स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इट इज इक्वल टू +1। या ऐसे भी लिख सकते हैं I4 को, जिसका वैल्यू मालूम होगा उसके टर्म में लिख देना। I स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, तो I स्क्वायर का वैल्यू 2 हो गया, तो I स्क्वायर का -1, इसका होल स्क्वायर 1। I5 को, तो I5 को क्या लिख सकते हैं, I4 इंटू I4 का मालूम हो गया है, तो 1 इंटू I दैट इज I अंडरस्टूड है, I के टर्म में छोड़ देना है, I का वैल्यू तो जान ही रहे हैं कि ये है, ठीक है, तो I के टर्म में ही दिखाइए, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसी तरह से हम लोग I का पावर 2000, I का पावर 1 लाख कैसे निकालेंगे, क्योंकि I का पावर 5 निकालने के लिए एक प्रीवियस वाला आयोटा का पावर 4 चाहिए, तभी ना उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं तो निकल रहा है। I4 निकालने के लिए इसके प्रीवियस जो भी है I स्क्वायर या IQ, उसका वैल्यू चाहिए तो निकाल पा रहे हैं। तो I⁴ 4000 तो कैसे निकलेगा, है ना, उस चीज़ को सीखना है। तो एक इसी सब को देखते हुए एक फार्मूला बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में ये सब देखे, साथ साथ आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से ये तो ये हो गया। नोट में लिख लो I का पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का चाहे रियल हो या इमेजिनरी, उसका पावर 1, ठीक है। तो I का पावर 0 भी 1 होगा। तो अब हम लोग ये सीखते हैं कि when n is greater than 4, जैसे 4 तक तो ठीक है,
5 भी तो इसको देख के, लेकिन 5 6 7 4 से जो भी बड़ा होगा i का पावर, तो उसको इवेलुएट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड जो बता रहे हैं वो सीखिए, ठीक है। तो व्हेन n इज ग्रेटर देन 4 देन आप लिखो i का पावर n इज इक्वल टू i का पावर r। ये i का पावर n इज इक्वल टू i का पावर r। i का पावर n तो दिए हुए रहेगा, जो इवेलुएट करना है 5 इवेलुएट करना है, 6 इवेलुएट करना है, 7 या i का पावर 200 इवेलुएट करना है, वो तो दिए हुए रहेगा। r क्या है वो लिखते हैं, where r is a remainder when n is divided by 4। जैसे मान लो यहाँ n है, n को जो भी पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, इधर जो भी आएगा p आ गया मान लो कोशिएंट, तो n इसको 4p है ना, और इधर रिमाइंडर आएगा तो यही रिमाइंडर है, जो भी रिजल्ट आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा वही r है, तो ये रिमाइंडर। जैसे एग्जाम्पल आपको मान लीजिए कि इवेलुएट करना है i का पावर 30 को, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 30 लेना है 30, तो 30 को आप 4 से डिवाइड कर दो r निकालने के लिए, r निकलेगा तब ना इसके बराबर ये होगा, वेयर r इज अ रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई n इज डिवाइडेड बाई 4, तो इसको डिवाइड कर दिए तो 28 बचा क्या 2, तो r का वैल्यू क्या हो गया 2, तो n का वैल्यू यहाँ क्या है en है, n बराबर 30, तो in बराबर ir, तो r मतलब 2, i 30 किसके बराबर होगा i स्क्वायर के बराबर। क्लियर। तो इस तरह से अब i स्क्वायर का हम जानते ही हैं कि इसका -1 लेना है, ये तो आपको याद करके चलना है, यूलर साहब का जो है दिया हुआ है, तो -1 ये इधर रफ किए थे, तो आपका आंसर ये हो गया। एंड i का पावर 500, तो 500 को 4 से डिवाइड कीजिए तो आपको क्या होगा 125 से पूरे कट जाएगा, है ना। आप इधर देख लो, चेक कर लो, मतलब हम दिखा देते हैं 4 500, तो ये 125 होगा ना जी, तो 500 ये डायरेक्ट 0। क्लियर। तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, तो i का पावर 0 दैट इज 1। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये और भी इवेलुएट करते हैं, निकालते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, है ना। थर्ड i का पावर 4 तो निकल गया, इधर 1 आ गया, i का पावर 8 निकालिए, तो 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरे डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो i का पावर 0 दैट इज 1। फिर सीखते हैं i 12, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी 4 से डिविजिबल होगा, तो ये 1, रिमाइंडर 0 है ना होगा। इससे हम लोग क्या निकल रहा है कि जो पावर है आयोटा का वो अगर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, पूरे डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 हो रहा है और i का पावर 0 बराबर 1, तो उसका वैल्यू 1 हो रहा है, ठीक है। तो नोट में लिखेंगे बड़ा सा कि i का पावर 4n इज इक्वल टू 1, i का पावर 4n इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1 होगा। वेयर n क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, n होल नंबर होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि आयोटा का पावर फ्रैक्शन में नहीं डिफाइंड है कि आई का पावर 3/2 हम लोग निकालें, है ना, हेडिंगे है इंटीग्रल पावर। तो आई का पावर 4n का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, मतलब n बराबर होल नंबर, आई का होल नंबर 0 से, तो 0 भी दोगे तो आई का पावर 0, 1, होल नंबर में 0 के बाद 1, तो 1 दोगे तो आई का पावर 4 बराबर 1, 2 दोगे तो 8 का पावर, ये अभी सब वेरीफाई कर लिए। इससे क्या होता है कि जो 4 का मल्टीपल होगा कोई भी नंबर पावर में, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप इससे भी आप निष्कर्ष तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे आई का पावर 17, जैसे इससे क्या है कि आई का पावर 17, तो आई का पावर 16 इंटू आई, तो ये पूरे 4 से कट गया, डिविजिबल है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इंटू आई बराबर आई। समझ में आ रहा है ना। तो 4 से कटने के आगे पीछे देख लो कि कहाँ तक ये होगा। जैसे मान लो ये हो गया, दूसरा आई का पावर 4000, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो इसको ये सब डिवाइड करने थोड़े ना जाएंगे, 4 से पूरे डिविजिबल है, तो पूरे डिविजिबल है, तो इसका वैल्यू 1 है ना। तो इस तरह से आयोटा का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीख लिए हैं, और इतना तक ये है। और कुछ प्रॉब्लम जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना आप कॉपी कीजिए और चीज़ों को समझने का कोशिश करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, और खूब मन लगा के पढ़िए।